अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आखिर कब और कैसे शुरू हुई इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाई। तो अपन इसको शुरू से शुरू करते हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को ख़त्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इनके बीच के अंदर क्या क्या हुआ, विवाद दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ता चला गया। तो आप ये देखो कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के ख़त्म होने के साथ ही होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इनका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच जागी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फ़िलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फ़िलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह था जिससे इज़राइल और फ़िलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। अब बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनके पवित्र भूमि फ़िलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्निवास कराएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ एक्साइज पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फ़िलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़िलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फ़िलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। फ़िलिस्तीन में जो यहूदी पलायन कर आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़िलिस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फ़िलिस्तीनियों से ज़मीन खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़िलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। फ़िलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फ़िलिस्तीन को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फ़िलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फ़िलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और चुप चुप कर उन पर गुरिल्ला हमले करने लगे। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़िलिस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें। अब इज़राइल देश कैसे अस्तित्व में आया वो भी सुन लीजिए या वो भी जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य संघ अस्तित्व में आया। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया।
इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि यहाँ यहूदियों की संख्या ज़्यादा है, उन्हें इज़राइल दिया जाएगा। वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फ़िलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। अरब इसराइल युद्ध 1948 से 1949। यूएन के इस फैसले के फ़ौरन बाद नवनिर्मित इज़राइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इज़राइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़िलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया, वहीं गाज़ा पट्टी पर इजिप्ट का। वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़िलिस्तीन की बची थी, उस पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़िलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। युद्ध में इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़िलिस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। अब 1967 का युद्ध यानी 1967 का वॉर। अरब इज़राइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में फिर से इज़राइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले ही इज़राइल ने इन तीनों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस युद्ध में इज़राइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण इज़राइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इज़राइल के पास पूरा फ़िलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। ओस्लो एकॉर्ड समझौता 1993 में जो हुआ, इज़राइल का फ़िलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फ़िलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इज़राइली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छुटमुट बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इज़राइली एम्बेसी पर हमला किया, इज़राइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 यानी 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फ़िलिस्तीन इज़राइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इज़राइल ने पीएलओ को फ़िलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फ़िलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रण करेगी। इस समझौते के लिए इज़राइल के यिट्ज़हाक रॉबिन और फ़िलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड II 2000 में इज़राइल और फ़िलिस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेद की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फ़ौरन बाद इज़रायली राष्ट्रपति एहूद बाराक फ़िलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण फ़िलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदियों की जानें गई तो वहीं 3200 फ़िलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटना क्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इज़राइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने गाज़ा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ़िलिस्तीनी समूह हमास क्या चीज़ है जिसको आतंकी घोषित किया गया है या आतंकी संगठन घोषित किया गया है। हमास यानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में पहले फ़िलिस्तीनी इंतिफादा के दौरान हुई थी। इंतिफादा का मतलब बगावत करना या विद्रोह करना होता है। इसको ईरान का समर्थन प्राप्त है और इसकी विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामिक विचारधारा से मेल खाती है, जिसे 1920 के दशक में मिस्र ने स्थापित किया था। इस आतंकी संगठन का मकसद फ़िलिस्तीन में इस्लामिक शासन स्थापित करना और इजराइल का विनाश करना है।
12 साल की उम्र से व्हीलचेयर पर रहने वाले अहमद यासीन ने हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। यासीन ने 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा का ऐलान किया था। 2007 में हमास ने वेस्ट बैंक में सत्ता पर काबिज और फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को एक गृह युद्ध में शिकस्त दी थी। 2006 में फ़िलिस्तीनी संसदीय चुनावों में अपनी जीत के बाद हमास ने गाज़ा पर कब्जा कर लिया था। तब यहां आखिरी बार चुनाव आयोजित हुए थे। हमास ने महमूद अब्बास पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं अब्बास ने गाज़ा पर हमास के कब्जा करने को तख्तापलट करार दिया था। तब से इजराइल के साथ हमास का कई बार युद्ध हो चुका है, जिसमें अक्सर गाज़ा से इजराइल की तरफ उनके द्वारा रॉकेट दागे जाते हैं। जवाब में इजराइल भी हवाई हमले और बमबारी करता है। हमास इजराइल को मान्यता देने से इनकार करता रहा है और 1990 के दशक के मध्य में इजराइल और पीएलओ द्वारा बातचीत किए गए ओस्लो शांति समझौते का हिंसक विरोध किया। हमास के पास इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड नामक एक सशस्त्र विंग है, जिससे इजराइल में कई बंदूकधारी और आत्मघाती हमलावर भेजे गए हैं। हमास अपनी सशस्त्र गतिविधियों को इजराइल कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में वर्णित करता है। इसके 1988 के संस्थापक चार्टर में इजराइल के विनाश का आह्वान किया गया था। हालांकि हमास के नेताओं ने कई बार 1967 के युद्ध में इजराइल द्वारा कब्जाए गए सभी फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर एक व्यवहार्य फ़िलिस्तीनी राज्य के बदले में इजराइल के साथ दीर्घकालीन संघर्ष विराम, अरबी में हुदना, की पेशकश भी की है। दूसरी तरफ इजराइल इसे एक प्रपंच मानता रहा है। हमास को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ, कनाडा, मिस्र और जापान द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। वहीं हमास एक क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें ईरान, सीरिया और लेबनान में शिया इस्लामिक समूह हिजबुल्लाह शामिल है, जो मध्य पूर्व और इजराइल में अमेरिकी नीति का व्यापक रूप से विरोध करते हैं। हमास की शक्ति का आधार गाज़ा में है। हमास के पास फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में भी समर्थक हैं और इसके नेता कतर सहित मध्य पूर्व के देशों में फैले हुए हैं। हमास की तरफ से शनिवार को किया गया रॉकेट हमला पिछले अब तक के सबसे बड़ा हमला बताया गया है। तो भाई ये था इजराइल हमास फ़िलिस्तीन का इशू। ये अभी जियोपॉलिटिकल और करंट इशू है, इसको आप सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एग्ज़ाम के अंदर आएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। खासकर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर बजाएं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।